नमस्कार बच्चों, मैं नेहा सिंह आज फिर से एसएसटी फंडा की क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंच रेवोल्यूशन के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अब हम चलेंगे अपने न्यू टॉपिक की तरफ में, दैट इज ग्रोइंग मिडिल क्लास एडवांटेजेस एंड द एंड ऑफ प्रिविलेजेस। ओके, सो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको आने वाली नोटिफिकेशन चैनल की मिलती रहे। ओके, इसको समझने से पहले एक बार थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपने रिवीजन की, क्योंकि जब तक हम रिवीजन नहीं करेंगे तब तक हमें आगे के टॉपिक्स क्लियर नहीं होंगे। वैसे जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसको देखने के लिए आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं और इसका फर्स्ट पार्ट देख के फिर ये वाला पार्ट देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से सारी चीजें क्लियर होगी। फिर भी हम एक क्विक सा रिवीजन ले लेते हैं इसका। रिवीजन में हमने जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने क्या पढ़ा था, फ्रेंच रेवोल्यूशन एक्चुअली है क्या, ये किया क्यों गया था। ये किया गया था 14 जुलाई 1789 के एग्जैक्टली मॉर्निंग का दिन था और पेरिस शहर की बात है, जहाँ पे लोगों ने देखा कि आर्मी उनके आसपास हर जगह मौजूद है, दिखाई दे रही है और वो इसको जो आदमी है वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये आम जनता के बीच में आदमी क्या कर रही है। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने समझा, अफवाहें फैलनी शुरू हो गई और किसी ने उनको बोला कि जो राजा है वो आज इन पे गोलियां चलवाएंगे। तो इस तरीके की अफवाहों के साथ लोग नाराज हुए और उनके बेस्टाइल का एक किला था तो उस पे जाकर उन्होंने अटैक किया और वहाँ के जो सैनिक थे उनको मार गिराया, वहाँ के कमांडर को मार गिराया और इस तरीके से वो आगे बढ़ते चले गए। लोग बिल्कुल उग्र रूप में थे। जो हमारे जो फ्रेंच सोसाइटी थी वो 3 स्टेट्स में डिवाइडेड है, मैंने आपको उस दिन पे बताया था, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट है इन्हें सबसे ऊपर माना जाता है। इन्हें माना जाता है कि इनके पास एक प्रिविलेज है बाय बॉर्न की इनको किसी भी तरीके का कोई कर देने की जरूरत नहीं है, कोई टैक्स पे नहीं करेंगे। जबकि जो थर्ड स्टेट है, जो सबसे गरीब तबका है, जो काम करता है, मजदूरी करता है, बिजनेस करता है, उनको उनके ऊपर ही सारे टैक्स के जो लोडेड है वो सारे हैं। तो इसमें दिखाया था मैंने आपको, जो लास्ट क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि कैसे वो अपना दिन पे दिन, जो राजा है लुइस 16, वो कैसे दिन पे दिन टैक्सेस को बढ़ाता जा रहा है अपनी एक लेविश लाइफ को जीने के लिए, और कैसे वो उनके आगे जो है वो बढ़ने नहीं दे रहा है बाकी लोगों को, है ना। उनके उसके खर्चे जो है वो टैक्सेस से निकालता है कुछ वो किसी तरीके से जो प्रजा है, जो पीपल है, उनके आगे बढ़ने के लिए कुछ भी नहीं सोचता है। तो इस तरीके से जो प्रजा है वो बहुत परेशान है और जो ऊपर तबके के लोग हैं, फर्स्ट और सेकंड, जो क्लर्जीज और नोबेल है, ये बड़े खुश हैं कि टैक्स लेके गरीबों से और अपना चर्च चला रहे, धर्म के नाम पे इन्हें टाइड और टाइले नाम के टैक्स को भी ये ले रहे हैं उनसे। तो कुल मिला के जो प्रजा है उसको सिर्फ दबाया जा रहा है, सिर्फ उससे जो चीजें हैं वो खींची जा रही है और कुछ नहीं है। तो मैंने लास्ट जो क्लास थी वो फ्लो चार्ट के साथ एंड की थी, सर्वाइवल के साथ, कि जो सर्वाइवल है फ्रेंच सोसाइटी का वो बहुत खराब होता जा रहा है। अब यहाँ से स्टार्ट करती हूँ ग्रोइंग मिडिल क्लास। एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूंगी जो मिडिल क्लास वर्ड है ना बच्चा, ये यहीं से स्टार्ट हुआ है। इससे पहले जब मोनार्की सिस्टम होता था सिर्फ 2 क्लासेस होती थी, अपर और लोअर। मिडिल क्लास नाम की कोई भी जगह नहीं होती थी। मिडिल क्लास कैसे है, जैसे हम और आप लोग हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, अपनी से छोटी छोटी खुशियों में खुश हैं। लेकिन उस टाइम पे जब राजा का राज चलता था तो सिर्फ हाई क्लास होता था, राजशाही क्लास होता था, या कह सकते हैं जो किंग का किंगडम था, जो उसके सेनापति हैं, उसके दरबारी हैं, वो थे, वो एक क्लास था। और उसके बाद फिर प्रजा आ जाती थी जिसको कि गरीबों में गिना जाता था, या लिटरली वो गरीब होते ही थे। तो मिडिल क्लास जो है वो कहाँ से बनता, वो बेसिकली लिया जाता है, यहीं से नाम उसका लिया जाता है कि मिडिल क्लास वो क्लास है जो आगे बढ़ने की क्षमता रखता है, लेकिन उसको जो बड़े लोग हैं, चाहे वो हमारे इंडिया में, अगर हम अपने इंडियन जो हिस्ट्री है उसको अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें ब्राह्मण जो वर्ग है वो सबसे ऊपर है और शूद्र जो वर्ग है वो सबसे नीचे है। तो जो ऊपर जो लोग हैं ना वो नीचे वाले को दबाते रहते हैं हमेशा कि नहीं तुम उठ नहीं सकते, या उसके अंदर कैपेबिलिटी भी है तो उसको बढ़ने नहीं देते। तो ये मिडिल क्लास वर्ड यहीं से आया था कि जिन लोगों में कैपेबिलिटी है वो आगे बढ़ सकते हैं। तो ग्रोइंग मिडिल क्लास एडवांटेजेस ऑन द एंड ऑफ प्रिविलेजेस। प्रिविलेजेस मतलब किसी तरीके का उनको विशेष अधिकार देना, कोई ऐसा चीजें देना जिससे उनके लिए कुछ अलग हो जाए। तो मिडिल क्लास
ग्रो हो रहा था, पनप रहा था, बढ़ रहा था, जबकि जो प्रिविलेजेस वाले लोग थे, विशेषाधिकार कौन था, फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग जो थे, इनका प्रिविलेज एंड खत्म किया जा रहा था। आई होप हेडिंग समझ गए होंगे। देखिए मैंने आप बहुत सारे यूट्यूब चैनल आप देखोगे, उसमें क्या होता है कि आपको 20 मिनट में 25 मिनट में आपको पूरा जो चैप्टर है वो बता तो रहे हैं, सेम चीजें बता रहे हैं, लेकिन वो आपको बाय टॉपिक नहीं बताएंगे। बाय टॉपिक देखने से क्या होगा कि आप बस इसके बाद कोई भी बुक, चाहे वो एनसीईआरटी हो, एनसीईआरटी बेस्ड हो, किसी भी, बस आप फ्रेंच रेवोल्यूशन टॉपिक अगर आपका है, अगर आपको पढ़ना है तो आपको यही सारे टॉपिक मिलेंगे और उनके अंदर आप ये सारी चीजें पढ़ सकते हैं। तो जहां आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे, फिर आपको कोई भी बुक उठाइए, किसी भी हिंदी मीडियम में पढ़िए, इंग्लिश के मीडियम से पढ़िए, आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। तो चलिए पहुंचते हैं अपने फर्स्ट में कि जब मिडिल क्लास बढ़ रहा था और विशेषाधिकार वाले फर्स्ट और सेकंड स्टेट जो है उनका खत्म हो रहा था, वो खत्म होते जा रहे थे, तो क्या क्या पॉइंट्स थे उस टाइम, क्या चीजें चल रही थी उस टाइम फ्रांस में। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अपने फर्स्ट टॉपिक की, पीजेंट्स एंड वर्कर्स रिवॉल्ट्स। देखिए छोटे छोटे जो रिवॉल्ट्स थे, जो विद्रोह थे, वो ऑलरेडी चल रहे थे फ्रांस में जगह जगह पे। जैसे एक गांव में कुछ किसान है, उन्होंने कर दिया, विद्रोह कर दिया, उन्होंने बोला हम नहीं मानेंगे बात फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट की, हम नहीं करेंगे काम। कुछ वर्कर्स हैं जो किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, बेकरी में काम कर रहे हैं, या जो वो होती है ना लॉन्ड्रीज होती है, वहाँ काम कर रहे हैं, वो मना कर रहे हैं कि हम नहीं करेंगे काम। तो इस तरीके के छोटे छोटे रिवॉल्ट्स चल रहे थे, लेकिन वो कहीं जाके सारे एक जगह मिल नहीं पा रहे थे, एक साथ वो रिवॉल्ट पूरे कंट्री में नहीं फैल रहा था। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द थर्ड स्टेट, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट स्टेट था, सेकंड स्टेट था और थर्ड स्टेट था। तो ये जो रिवॉल्ट कर रहे थे ना, जो टैक्स पेयर थे, वो तो सिर्फ थर्ड स्टेट के लोग थे, तो सेकंड और फर्स्ट वालों को तो इससे कोई मतलब ही नहीं था इस रिवॉल्ट से। और उसमें भी जो रिवॉल्ट जो कर भी रहे हैं वो भी कौन है, जो ऊंचे तबके के लोग हैं, जो गरीब है, जो किसान है, जो मजदूर है, जो लेबर है, जो वर्कर है, उसके पास तो इतना टाइम नहीं है ना, वो एक दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा, तीसरे दिन से वो वापस अपने काम पे चला जाएगा, क्योंकि अगर काम नहीं करेगा तो खाएगा क्या। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो सिर्फ थर्ड स्टेट के लोगों की थी, वो भी उन लोगों की थी जो अमीर थे, पढ़े लिखे थे, जिनके अपने पास एक फिलॉसफी था कि हम किस तरीके से अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं, इस मोनार्की सिस्टम से या इस फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेट के सिस्टम से हम बाहर निकल सकते हैं। न्यू सोशल ग्रुप्स इन 18th सेंचुरी मिडिल क्लास, यही वो समय था जब सोशल न्यू ग्रुप, जिसको हम कहते हैं ना न्यू सोशल ग्रुप कहते हैं, जिसका नाम हम आज भी बुलाते हैं मिडिल क्लास। आज भी हम बोलते हैं ना कि अपर क्लास है, मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, ऐसा बोलते हैं ना। तो ये मिडिल क्लास है जो कि 18th सेंचुरी में न्यू सोशल ग्रुप के टाइप में या नाम से ये हमारे और आपके सामने आया था। नेक्स्ट आते हैं प्रिविलेज बाय बर्थ। थर्ड स्टेट के लोगों ने बोला, ये जो थर्ड स्टेट का ग्रुप है ना, पढ़े लिखे लोग हैं इसमें जो फिलोसोफर्स हैं जो है, या अमीर बिजनेसमैन है जो थर्ड स्टेट में, उन्होंने बोला कि भाई किसी भी तरीके का विशेषाधिकार, प्रिविलेज मीन्स होता है आपका विशेषाधिकार, भाई किसी को बाय बॉर्न बाय बर्थ विशेषाधिकार नहीं मिलना चाहिए। उसकी जो कैपेबिलिटी है, अगर वो पढ़ने में सक्षम है तो उसको पढ़ने का अधिकार मिलना चाहिए। देखिए हमारी डेमोक्रेसी भी यही कहती है, क्योंकि हम ये पूरी लड़ाई किस चीज के लिए कर रहे हैं, जो डेमोक्रेटिक नेशन है उसके लिए कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कर रहे हैं। तो इन्होंने पहली चीज ही क्या बोली थी कि जो प्रिविलेज है वो बाय बर्थ नहीं होना चाहिए, राजा का बेटा राजा नहीं होना चाहिए, जो उसके कैपेबल है, जो बन सकता है, उसको राजा बनना चाहिए। तो इस तरीके के जो थॉट्स थे वो मिडिल क्लास के लोगों के मन में पनप रहे थे। फिर फिलोसोफर्स, उस टाइम के सबसे फेमस फिलोसोफर है और आज भी इनमें से एक फिलोसोफर है जिनका नाम शायद हर कोई जानता है, स्पेशली जो बच्चे बीएड कर रहे हैं या जो भी डीएड कर रहे हैं, तो जो भी पढ़ाई से संबंधित, एजुकेशन से संबंधित किसी भी प्रकार की पढ़ाई कर रहे हैं ना, वो इनका नाम जरूर जानते हैं एज अ दार्शनिक, एज अ फिलोसोफर। फिलोसोफर थे, बहुत बड़े थे, फ्रांस के थे, जॉन लेक और जो थे जीन जैक्स रूसो,
ये, क्योंकि फ्रेंच जो स्पेलिंग्स है वो हैं, इनको हम हिंदी में बुलाते हैं, हिंदी में इनका नाम है रूसो, जो कि बहुत फेमस फिलोसोफर हैं। हर कोई बोलता है रूसो हो क्या, अगर कोई बहुत बड़ी फिलोसफी अपनी डालता है। तो ये दो फिलोसोफर थे जिन्होंने अपनी कई सारी बुक्स भी लिखी थी उस टाइम पे। तो इन्होंने ही इसमें अपना ये जो प्रिविलेज, नॉट बर्थ, प्रिविलेज किसी को जो है वो बर्थ के अकॉर्डिंग नहीं मिलना चाहिए, मिडिल क्लास होना चाहिए, डेमोक्रेसी आनी चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेट का जो टैग है ये हट जाना चाहिए, इस तरीके की फिलोसफीज ये लोग अपनी बुक्स में लिखते आ रहे थे। उसके बाद आ जाता है, आते हैं मॉन्टेस्क्यू। ये आए, इन्होंने एक नया तरीका बताया, क्योंकि उसी टाइम हम लोगों ने जब अभी फर्स्ट सेशन किया उसमें मैंने आपको बताया था कि फ्रांस ने हेल्प की थी अमेरिकन कम्युनिटी की, है ना, 13 कॉलोनीज को फ्री करने के लिए उसने हेल्प की थी अमेरिका की ब्रिटेन के खिलाफ। तो उसमें क्या हुआ था कि जब अमेरिका फ्री हो चुका था इनसे पहले, तो उसने अमेरिकन गवर्नमेंट ने एक मॉडल अपनाया था जिसको अमेरिकन मॉडल भी कहते हैं। उसमें उसने किसी एक मोनार्की सिस्टम को खत्म किया, किसी एक के हाथ में सत्ता ना देते हुए उसने क्या किया, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, 3 पार्ट्स में अपनी जो व्यवस्था है उसको बांट दिया, व्यवस्थापिका, ठीक है, और न्यायपालिका और कार्यपालिका। इस तरीके से ये आपकी न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, व्यवस्थापिका है। इस तरीके से 3 भागों में उन्होंने 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दिया और बोला ये सबसे बेस्ट मॉडल है, क्योंकि इसमें क्या होता है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, इसमें जो जनता है वो खुद अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनती है। और लेकिन अभी भी ये सारी चीजें कौन सोच रहे हैं, ये सोच रहे हैं मिडिल क्लास के लोग, लेकिन मिडिल क्लास अपने हिसाब से सोच रहा है, फिलोसोफर्स अपने हिसाब से सोच रहे हैं, थर्ड स्टेट के जो अमीर लोग हैं वो अपने हिसाब से सोच रहे हैं। लेकिन अभी भी जो हमारे किंग हैं, कौन था किंग वहां पे, किंग लुइस 16, ये अपने हिसाब से सोच रहे हैं, ये न्यू टैक्सेस लगाते जा रहे हैं और अभी भी उसके बारे में नहीं सोच रहे कि थर्ड स्टेट के लोग ऑलरेडी रेवोल्यूशन के मूड में हैं, ये हमारी चीजें नहीं मानेंगे, लेकिन उनको इससे मतलब नहीं है, वो क्या कर रहे हैं, न्यू टैक्सेस अभी भी लगाते जा रहे हैं। तो इस टॉपिक में आपको यही सारी चीजें, अगर आप ये समझ जाएंगे, अपनी किसी भी बुक से आप उठा के पढ़ेंगे, आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। चलिए आते हैं कि मिडिल क्लास तो उत्पन्न हो गया, इसने तो एक अपना क्लास बना लिया, इसने एक अपना लेवल सेट कर लिया, इसके बाद आगे क्या, अब हम आ जाते हैं अपने सेकंड टॉपिक पे, द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन। आउटब्रेक मतलब फट जाना, बिल्कुल उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हमको करना क्या है, किसको नहीं समझ में आ रहा है, थर्ड स्टेट को, क्योंकि टैक्स पेयर कौन है यहाँ पे, सिर्फ थर्ड स्टेट, तो उसको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि हम कहाँ से टैक्स दें, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारी परेशानियां ऑटोमेटिकली चल रही हैं और राजा जो है वो बात नहीं सुन रहा है, वो हमारी जो इनकम है उसको नहीं देख रहा है, वो जो सिर्फ टैक्सेस है उनको वो इंक्रीज करता जा रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट यहीं से आता है, इंक्रीज न्यू टैक्सेस बाय द लुइस 16। लुइस 16 कौन है, राजा है फ्रांस का उस टाइम का, और वो क्या कर रहा है, न्यू टैक्सेस, नए नए तरीके के टैक्सेस देता जा रहा है। ऑलरेडी जो जनता है वो टैक्सेस पे कर रही है, टाइदे जो है, जो धार्मिक कर है वो भी पे कर रही है, जो डायरेक्ट जो टैक्स है टाइले वो भी पे कर रही है, उसके साथ बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस जो सॉल्ट पे या तंबाकू पे लगे हुए वो भी पे कर रही है। लेकिन अभी भी लुइस 16 को समझ में नहीं आ रहा, वो क्या कर रहा है, टैक्सेस पे टैक्सेस लगाता जा रहा है। डिड नॉट हैव द पावर टू इम्पोज टैक्सेस। लेकिन देखिए बच्चों, उस टाइम पे फ्रांस इतना एडवांस था कि टैक्सेस के बारे में उसने पहले से ही बहुत कुछ सोच रखा था। आप अपनी बुक में देखेंगे एक वर्ड बार बार आएगा, द ओल्ड रिजाइन। द ओल्ड रिजाइन का मतलब है 1789, जब ये रेवोल्यूशन हुआ उसके पहले के समय को हम यहाँ पे द ओल्ड रिजाइन के नाम से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो बार बार याद रखिएगा, जब भी मैं बोलूँ द ओल्ड रिजाइन, इट मीन्स कि बिफोर द टाइम ऑफ 1789 दैट रेवोल्यूशन व्हेन स्टार्टेड, ओके। सो डिड नॉट हैव द पावर टू इम्पोज टैक्सेस। लेकिन जो राजा था ना उसके पास ऐसी पावर नहीं थी कि आज वो अनाउंस कर दे कि टैक्सेस लगा दिए गए और कल से जो जनता है वो टैक्सेस देने लगेगी। मोनार्की सिस्टम था, लेकिन फिर भी टैक्सेस के मामले में थोड़ी सी पाबंदी थी। कैसी थी, बिल्कुल चालू थे, वो क्लेवर थे कि कैसे जनता को बेवकूफ बनाया जाए, इस तरीके की मोनार्की थी। आगे भी हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि क्या चालाकी करी थी उन्होंने जनता के साथ। स्टेट जनरल मीटिंग, अब एक नियम था, ओल्ड डिजाइन के टाइम पे एक नियम था कि स्टेट्स जनरल मीटिंग, स्टेट्स में आपको ऑलरेडी कई बार डिफाइन कर चुकी हूँ क्या है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड स्टेट है, जो कि जहाँ पे फ्रेंच जो सोसाइटी है उसको डिवाइड किया गया है बाय द
कि कौन नोबिलिटी है, क्लर्जीज है और जो गरीब तबके का लोग है वो उनको थर्ड स्टेट में डाला गया है। तो स्टेट की जनरल मीटिंग बुलाई जाती है। आप भी आओ, क्लर्जीज भी आएंगे, नोबल्स भी आएंगे और जो हमारे थर्ड स्टेट के बिजनेसमैन है, क्राफ्टमैन है, गरीब किसान है, लेबर है, वो भी आएंगे। इस तरीके से ये मीटिंग बुलाई जाती थी। ओल्ड डिजाइन की बात बता दूं मैं आपको कि ओल्ड डिजाइन में क्या नियम था। एक मीटिंग बुलाई जाएगी जिसमें ये सारे लोग आएंगे, ठीक है। मीटिंग टाइमिंग एंड प्लेस जो था, ये बात का बात है, मीटिंग टाइमिंग एंड प्लेस कौन डिसाइड करता है? राजा डिसाइड करता है, किंग। और किंग कौन था उस टाइम पे? लुइस 16, ये डिसाइड करते हैं और कोई नहीं करेगा, ना उसमें जो क्लर्जीज है वो करेंगे और ना थर्ड स्टेट करेगा। तो मीटिंग टाइमिंग विल अरेंज बाय द टाइमिंग एंड प्लेस बाय द किंग। किंग बताएगा कहाँ आना है, कितने बजे आना है, तो लोग वहां पे पहुंचेंगे। लास्ट ऐसी मीटिंग टैक्स की वजह से या किसी रीजन की वजह से ऐसी स्टेट की जो मीटिंग है टैक्स की वो 1614 में की गई थी फ्रांस में। उसके बाद कोई मीटिंग नहीं हुई। 5 मई 1789 का दिन था। लुइस 16 ने मीटिंग बुलाई। कौन सी मीटिंग बुलाई? स्टेट जनरल मीटिंग, जिसमें कि तीनों स्टेट्स को आना था। लुइस को बुलाना था क्योंकि राजा है, राजा ही ये मीटिंग बुला सकता है। वर्साइल्स हॉल में उसने ये मीटिंग रखी क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि टाइमिंग और प्लेस दोनों ही राजा बताएगा। तो उसने एक निश्चित करा कि 5 मई के दिन 1789 को वर्साइल जो उसका महल है, जो उसके हॉल में ये मीटिंग रखी जाएगी। सारे डेलीगेट्स पहुंचते हैं। फर्स्ट जो स्टेट है क्लर्जीज का वो भी पहुंचते हैं। सेकंड नोबल्स जो राजा लोग हैं वो भी पहुंचते हैं, चर्च के लोग पहुंचते हैं, क्लर्जीज पहुंचते हैं और लास्ट में हमारे गरीब तबके के लोग भी पहुंचते हैं। अब देखिए कैसे डिवाइड किया उसने। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट जो है वो 300 रिप्रेजेंटेटिव्स ला सकते हैं, ठीक है। जो क्लर्जीज हैं, जो चर्च के पादरी हैं, जो अच्छे बड़े चर्च हैं उनके जो पादरी हैं वो लोग आएंगे 300 आएंगे रिप्रेजेंटेटिव। नोबल्स कौन है? राज परिवार के लोग हैं, सेनापति हैं या जो भी ऊंचे तबके के मंत्री लोग हैं, मिनिस्टर्स हैं, वो आएंगे। तो इस तरीके से फर्स्ट स्टेट के 300 टोटल 600 हो गया और जो थर्ड स्टेट है उसके भी 600 रिप्रेजेंटेटिव्स बुलाए जाएंगे। ये नियम था। तो टोटल कितने हो गए? 1200 लोग हो गए। तो ये चालाकी है, ठीक है। अब इसके आगे की बात जो है वो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इन्होंने चालू थे, इन्होंने कैसे जनता को बेवकूफ बनाया कि हम तो आपके साथ हैं या हम जो नियम बना रहे हैं उसमें आप भी हमारे साथ शामिल हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं था, ठीक है। ये बात तो समझ में आ गई। टोटल उस टाइम वर्साइल के हॉल में कितने लोग प्रेजेंट हैं? 1200 लोग प्रेजेंट हैं। लेकिन जो हमारा फर्स्ट और सेकंड स्टेट है, ये मानिए ये बड़ी सी टेबल है या कुछ है और यहाँ पे बहुत सारी चेयर्स लगी हुई हैं, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये बहुत सारी चेयर्स लगी हुई हैं और यहाँ पे फर्स्ट सेकंड स्टेट जो है ना, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोग आमने सामने बैठे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, ये बैठे हैं। और जो हमारा थर्ड स्टेट है ना, जो बेचारा ये 600 लोग खड़े हैं, ये लोग यहाँ पे खड़े हैं, इनको कोई नहीं बैठने को बोल रहा है क्योंकि क्या है, ये गरीब है, तो इनको कोई भी बैठने को बोल ही नहीं रहा है। ये लोग वहाँ पे खड़े हैं आराम से, ठीक है। लेकिन आपको बताओ जो इस मीटिंग में जाते थे ना, जो ये थर्ड स्टेट है ना हमारा, इसमें भी कोई गरीब लोग नहीं जाते थे कि कोई भी किसान उठ के चला गया। इसमें भी जो अमीर तबका था ना थर्ड स्टेट का भी, जब हम लोगों ने अभी फर्स्ट स्टेट पढ़ा था, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेट, तो थर्ड स्टेट में हम लोगों ने 3 लेवल्स पढ़े थे। पहले में जो बड़े बिजनेसमैन है, क्राफ्टमैन है ना, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं या फिलोसफर्स हैं वो आते हैं। सेकंड में फिर स्मॉल फार्मर्स आते हैं और लास्ट में कौन आता है? वर्कर्स और लैंडलेस लेबर्स आते हैं। तो यहाँ छोटे मोटे लोग नहीं आए हैं थर्ड स्टेट में भी, यहाँ कौन आए हैं? बड़े बड़े बिजनेसमैन आए हैं, लेकिन उनके लिए भी यहाँ पे बैठने का अरेंजमेंट नहीं है, खड़े हैं। अब इनकी चालाकी सुनिए आप कि राजा जो है, लुइस जो है, या जो इनका ओल्ड डिजाइन में इनकी चालाकी क्या करते थे, ये बोलते थे कि जो फर्स्ट स्टेट है और सेकंड स्टेट है, 3 स्टेट हो गया ना, यहाँ पे बनाती हूँ मैं आपके लिए, ये फर्स्ट स्टेट हो गया प्लस सेकंड स्टेट हो गया, तो एक वोट इनका काउंट किया जाएगा, ये 1 वोट के हकदार हैं, ये कितने वोट देंगे? 1 वोट देंगे। दूसरा वोट कौन देगा? ये देगा, वो 300 टोटल, ये जो 300 लोग हैं इनका एक एक वोट माना जाता था और 600 जो 600 लोग हैं इनका भी एक ही वोट माना जाता था। यहाँ पे बताऊँ मैं आपको, जैसे मान लीजिए ये 300 है फर्स्ट स्टेट, ये सेकेंड स्टेट है 300 का, तो ये एक वोट इनका हो गया, सेकेंड वोट इनका हो गया,
और ये जो 600 लोग खड़े हैं ना दोनों साइड, इन दोनों का मिला के भी सिर्फ एक वोट ही माना जाता था। इसका मतलब कितने हुए, जितने स्टेट उतने वोट, फर्स्ट सेकंड प्लस थर्ड स्टेट हुए तो फर्स्ट 1 2 3, सिर्फ 3 वोट हुए। और कहा जाता था कि जो भी टैक्स लगाया जाएगा उसमें जिस तरफ झुकाव ज्यादा होगा वो बात मान ली जाएगी। अब चालूपंथी देखिए, भाई इनको तो टैक्स देना नहीं है, इनको टैक्स देना नहीं है, टैक्स किसको देना है, इसको, तो ये तो अपने लिए वोट करेगा ना। और ये दोनों क्या करते थे, प्लस कर लेते थे, तो वोटिंग साइड पलड़ा किसका भारी हो गया, पलड़ा भारी हो गया फर्स्ट और सेकंड स्टेट वालों का। हुआ क्या, इन लोगों ने बोला कि भाई हम तो टैक्स लगाएंगे, क्योंकि दोनों को प्रॉफिट हो रहा है, नोबल्स को भी और जो क्लर्जीज है उनको भी। थर्ड स्टेट के लोग फिलोसोफर्स थे, बिजनेसमैन थे, पढ़े लिखे थे, उसमें से बहुत सारे लोग, वो लोग खड़े हो गए, खड़े तो थे फिलहाल, मतलब खड़े हो गए इन द सेंस कि वो उन्होंने रिजेक्ट किया, उन्होंने बोला नहीं, अब ये ओल्ड डिजाइन में ये चलता था, पुराने टाइम में ये चीजें चलती थी, अब ये चीजें नहीं चलेंगी, अब हम ये बात नहीं मानेंगे बिल्कुल भी किसी के भी कहने पे। अब यहाँ इन लोगों ने एक बात रखी जो डेमोक्रेसी कहती है, क्या कहती है, एक पर्सन, ईच पर्सन हैव ईच वोट, एक पर्सन के पास एक वोट होता है। इन्होंने भी यही बात कही, इन्होंने कहा इस टाइम हमारा जो वर्साइल हॉल है वहाँ पे टोटल कितने लोग हैं, टोटल 1200 लोग हैं यहाँ पे इस टाइम, और 1200 लोगों का 1200 वोट होना चाहिए। इन्होंने इस बात को बोला और बोला अब करवाओ वोटिंग, ठीक है। अब फर्स्ट और सेकंड स्टेट वाले भड़क गए, वो बोले अरे ये कैसे हो सकता है, जो पुराने टाइम से जो चले आ रहे हैं, जो रिवाज चले आ रहे हैं, हम तो वही मानेंगे, हम तो ये नहीं मानेंगे। ये लोग नाराज हो गए, थर्ड स्टेट के लोग उठे, बोले जब ऐसा होना नहीं है तो ये तो हमेशा, तुम दोनों तो हमेशा एक साइड रहोगे, क्योंकि हमेशा तुमको तो टैक्स पे करना नहीं है, तुम तो हमेशा एक साइड रहोगे। वो लोग वहां से तुरंत वर्साइल के हॉल से निकल गए, और वो जो जनरल स्टेट की जो मीटिंग थी वो वही रद्द हो गई, क्योंकि कोई निष्कर्ष निकला ही नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से ये लोग वहां से बाहर आ गए, और उसके बाद इन लोगों ने कैसे अपना एक बाहर आके इन्होंने क्या किया उसको समझने के लिए, क्योंकि अब ये बहुत ज्यादा रफ हो चुका है, तो अब समझते हैं सेकंड स्टेप से कि कैसे इन्होंने एक नया ग्रुप बनाया और कैसे ये अब कुछ नया करने जा रहे हैं। चलिए, मैंने आपको बताया कि 2 स्टेट के लोग जो है वो आमने सामने चेयर्स पे बैठे हुए थे, और जो थर्ड स्टेट के लोग थे वो उनके पीछे खड़े हुए थे, उनको बैठने तक की जो जगह है वो नहीं दी गई थी। तो वो और उनके साथ ही, क्योंकि 600 से ज़्यादा लोग आ नहीं सकते, ये क्राइटेरिया है कि 600 लोग ही वहाँ पे पहुँचेंगे थर्ड स्टेट से, तो वहाँ पे वो जो 600 लोग आए थे ना थर्ड स्टेट के, वो बाकी पूरे फ्रांस के लोगों के 40,000 लेटर्स, 40,000 लेटर्स लेके आए थे कि इतने लोगों की शिकायतें हैं राजा साहब से, लेकिन राजा साहब को तो सुनने के टाइम नहीं था। उसी के आगे मैंने आपको बताया कि उन्होंने बोला कि 2 स्टेट एक तरफ वोट करेंगे तो एक वोट मारा जाएगा, और थर्ड स्टेट का एक ही वोट मारा जाएगा, जबकि उसमें कैंडिडेट कितने रिप्रेजेंटेटिव 600 रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। तो इन सब चीज़ों को मना करते हुए, और जो थर्ड स्टेट के लोग थे जो कि फिलोसफर्स थे, बड़े बिजनेसमैन थे, वो वहाँ से निकल गए, बोले हमें आपकी बात नहीं माननी है, अब तो हम मोनार्की सिस्टम की बात सुनेंगे ही नहीं, फर्स्ट सिस्टम सेकेंड स्टेट को हम कुछ मानते ही नहीं है, ये कहते हुए वो आगे निकल गए। अब आपकी बुक में एक नाम दिया हुआ है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये एक बुक है जो रूसो ने लिखी थी। मैंने आपको बताया वहाँ के बहुत बड़े फिलोसोफर थे, इनका जो फिलोसफी है वो आज भी हम लोग जब बीएड एमएड या इस तरीके के एमफिल या इस तरीके की कोई भी डॉक्टरेट करते हैं ना एजुकेशन में, तो हम इनके बारे में ज़रूर पढ़ते हैं, बहुत बड़े फिलोसोफर हैं ये। इनकी बुक थी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इसके बेसिस पे इन्होंने आगे की जो नीतियां हैं वो बनानी शुरू कर दी। द थर्ड स्टेट व्यूड एज अ स्पोकमैन ऑफ, जो थर्ड स्टेट है ना, ये अपने आप को देखता था कि ये एक नज़रिया है लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का। ये जो थर्ड स्टेट के जो ऊंचे लोग थे, जो लीडर बन चुके थे अब तक, जो अब आगे आगे चल रहे थे, और जो जनता है जो थर्ड स्टेट के और नीचे लोग तबके के लोग हैं, उन लोगों की नजरें थी कि भाई अब यही हमारा उद्धार कर सकते हैं, अब यही हमारे लिए कुछ कर सकते हैं। तो वो एज अ स्पोकमैन वक्ता बन चुके थे पूरे फ्रांस के लिए। ये किस शहर में हो रही है सारी घटनाएं, ये सारी घटनाएं हो रही हैं पेरिस शहर में। लेकिन अब क्या हो गया, कहते हैं ना कि ये जंगल में आग की तरह बात फैलती है, तो ये बात फैलती चली गई, और ये कहाँ पहुंच गए, पेरिस शहर से पूरे फ्रांस में ये बात पहुंच गई। और जो ये थर्ड स्टेट के लोग थे ना, जो वर्साइल महल तक पहुंचे थे, पैलेस तक, वो एक स्पोक्समैन की तरह सामने, लीडर की तरह सामने आ चुके थे अब तक। दिन था 20 जून 1789 का,
हुआ क्या, मैंने आपको बताया कि 5 मई को बैठक बुलाई गई जनरल स्टेट्स की। उस दिन तो वो लोग बाहर निकल गए, उसके बाद वो लोग बैठे, उन्होंने समझा कि अब हमें क्या करना चाहिए, ये तो हमारी बात सुनेंगे नहीं। 20 जून के दिन, 20 जून को 1789 के दिन ये लोग असेंबल हुए, फिर से ये लोग इकट्ठा हुए। कहाँ पे? हॉल ऑफ द इंदौर टेनिस कोर्ट। एक टेनिस कोर्ट था, कहाँ था? उन्हीं के महल में, ग्राउंड में। जो महल का ग्राउंड होता है ना भाई, बहुत बड़ा होता है, तो वर्साइल महल के ही ग्राउंड में एक इंदौर टेनिस कोर्ट का हॉल था। ये वहाँ पे इकट्ठा हुए, आप ये पिक्चर्स भी देख सकते हैं उसके साथ में। तो यहाँ ये इकट्ठा हुए और इन्होंने वहाँ पे डिक्लेयर किया एज ए नेशनल असेंबली के लिए। इन्होंने बोला कि अब हम इन दोनों स्टेट की बात नहीं करेंगे, अब हम अपनी बात करेंगे और अब हम एक असेंबली बनाएंगे जिसका नाम ने उन्होंने रखा था नेशनल असेंबली। उन्होंने बोला अब हम एक नेशनल असेंबली के नाम से बनाएंगे। ये कौन बात कर रहा है? ये 3rd स्टेट के लोग बात कर रहे हैं, जो बड़े लोग हैं, जो लीडर बन चुके हैं, जो अब तक आगे आगे चल रहे थे। इन्होंने डिक्लेयर कर दिया एज ए नेशनल असेंबली कि ये देखो भाई, ये रही सभा। उसी दिन वहां उन्होंने ओथ भी ली टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने वहां पे ओथ ली, एक शपथ ली सबने आपस में, बोला कि अब हम ये असेंबली, इस सभा को तब तक नहीं तोड़ेंगे जब तक कि हमारा ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, वो नहीं बन जाता। इन्होंने बेसिकली ये जो असेंबली है 20 जून को जब ये इकट्ठा हुआ था, इन्होंने क्यों बनाई थी? कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के लिए, बनाने के लिए, कि हमारा नियम कैसा होना चाहिए, हमारे सारे स्टेट्स किस तरीके से बराबर हो सकते हैं, कैसे सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो लाइबिलिटीज हैं या सबके जो राइट्स हैं वो कैसे इक्वल बांटे जा सकते हैं। तो ये सब चल रहा है। नेशनल असेंबली गठित हो गई है और ओथ ली जा चुकी है कि अब हम कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएंगे। अब जो बड़े बड़े लोग हैं ना, फिलोसोफर्स हैं, एजुकेटेड लोग हैं, वो लगते हैं अब संविधान बनाने के लिए। सो लीडर बहुत ज्यादा इनका नाम आता है उस टाइम पे। ये थे मेरा बेऊ और ये थे अब्बे सीए। अब्बे सीए जो थे ये पादरी थे, ठीक है। ये क्लर्जी जगह के जो स्टेट है वहां से थे, 1st स्टेट से। और जो ये मेरा बेव है ये थे 2nd स्टेट से, कुलीन परिवार से थे, ये प्रिविलेज फैमिली से थे, राजशाही फैमिली से थे। तो ये दोनों भी मिलके अब 3rd स्टेट वालों का साथ देते थे। होते हैं ना कुछ लोग जो अमीर हैं लेकिन फिर भी गरीबों का दर्द समझते हैं, दुख समझते हैं। तो ये उस टाइम के एक लीडर थे ऐसे, जो कि 3rd स्टेट का साथ दे रहे थे और जो कि कहाँ से बिलोंग करते थे? मेरा बेव जो है वो 2nd स्टेट से और जो एब्बे हैं ये 1st स्टेट से बिलोंग करते थे। एब्बे सीए ने तो एक पैम्पलेट्स भी बनवाए थे जिसकी हेडिंग उन्होंने दी थी, व्हाट इज द 3rd स्टेट। आप क्या समझते हैं कि 3rd स्टेट है क्या? कोई मुझे बताएगा आगे कि 3rd स्टेट से आप समझते क्या है? तो इस तरीके से इन लोगों ने क्रांति लाने की कोशिश करी थी कि आगे अब हम और क्या कर सकते हैं। नेशनल असेंबली गठित हो चुकी है, ओथ ले चुके हैं ये लोग, शपथ ले चुके हैं और अब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की तैयारी की जा रही है। अब देखते हैं इसके आगे कि ये लोग और क्या करते हैं। चलिए अब आ जाते हैं अपने और नेक्स्ट पॉइंट्स पे। अब राजा भी परेशान है, वो सुन नहीं रहे, असेंबली बन चुकी है, कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है इस टाइम। इसी बीच में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनने लगा, है ना, आपको बताया अभी कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने लगा था। बीच में क्या हुआ? बैड हार्वेस्ट। अभी कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है, लिखा जा रहा है, समझा जा रहा है कि क्या क्या नियम होने चाहिए राजा के प्रति, प्रजा के प्रति, ठीक है, पीपल्स को क्या होना चाहिए, सब बन रहा है। उसी बीच में क्या हुआ? उसी साल बैड हार्वेस्ट, हेल की वजह से, ओलों की वजह से जो वहाँ की फसलें थी, क्रॉप थी, वो खराब हो गई। अब खराब हो गई तो क्या हो गया? जो प्राइसेस है और बढ़ा दिए गए, टैक्सेस तो लगे ही थे तो प्राइसेस और ज्यादा बढ़ गए। इंक्रीज द प्राइसेस ऑफ ब्रेड। वापस से ब्रेड कहाँ आ गई? वापस से हमारी बात कहाँ आ गई? ब्रेड के ऊपर। ब्रेड जो है उसके प्राइसेस फिर से बढ़ा दिए गए। वुमेन रोबोट्स। अब खाना, घर में खाना खिलाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? जो मदर है या जो लेडी है घर में, जो वुमेन है, औरत है, उसकी जिम्मेदारी है। बच्चों को भी खिलाएगी, बड़ों के लिए भी रखेगी। क्योंकि जब ये नेशनल असेंबली बन रही थी ना, रिवॉल्ट हो रहे थे, तो जो मोस्टली जो मेन था, वो जो आदमी थे, वो क्या कर रहे थे? वो रिवॉल्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे थे। और औरतें क्या कर रही थी? औरतें घर की जिम्मेदारियां संभाल रही थी। अब वुमेन्स ने क्या हुआ, ये एक स्टोरी है और ये पिक्चर भी है आपके इस पे, कि लोग खड़े हैं बाहर, लाइन लगी हुई है बेकरी के बाहर में और लोग खड़े हैं, औरतें घंटों से खड़ी हैं कि अब हमारा नंबर आएगा, अब हमारा नंबर आएगा। लेकिन जो, क्योंकि जो ब्रेड है ना, ये कुछ दिनों तक रखी जाती है, रखी जा सकती है, तो जो बेकरी वाले हैं ना, वो क्या कर रहे हैं? बाहर लाइन लगी है, उनको नहीं दे रहे, वो बना बना के सिक्योर
कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं अपने पास कि अभी और भुखमरी छाने दो, अभी और ज़्यादा प्राइसेस बढ़ने दो और फिर हम इसको ज़्यादा महंगा और ज़्यादा महंगा करके बेचेंगे। तो औरतें खड़ी, हमको पता है यार कितना टाइम लगता है ब्रेड बनने में, कितना हम इतने घंटों से 4-6 घंटों से हम बाहर लाइन में खड़े हैं पर किसी को ब्रेड मिल ही नहीं रही है। औरतें नाराज़ हो जाती हैं, बेकरी के अंदर घुस जाती हैं और जितनी भी ब्रेड होती है उनकी वो सारी अपने उठाती हैं और सब अपने अपने जितने लोग उस टाइम वहाँ होते हैं वो सब लेके अपने घरों की तरफ निकल जाते हैं। तो इस तरीके से जो वुमेन है वो भी देखिए किसी न किसी तरीके से जो ये विद्रोह चल रहा है, रेवोल्यूशन चल रहा है, उसमें ये भी पार्टिसिपेट कर रही है क्योंकि जो घर की जिम्मेदारी है वो किसके ऊपर है, वो इन्हीं महिलाओं के ऊपर है। आ जाते हैं रूमर्स। अब एक तरफ ये चल रहा है, एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बन चुकी है, लिखा जा रहा है, अब एक रूमर्स फैला जा रहा है, एक अफवाह फैली जा रही है कि देखिए बैड हार्वेस्ट से हमारी फसलें तो खराब हो गई हैं, ऑलरेडी प्राइसेस बढ़ रहे हैं ब्रेड के, तो जो हमारे लैंड जो फार्मर्स है ना, जिनके पास लैंड है, वो ऐसा रूमर्स फैला दिया गया, ऐसी अफवाह, ऐसा था नहीं लेकिन ऐसा फैला दिया गया कि जो किंग है ना वो क्या बोल रहे हैं कि जिसके खेतों में अनाज है ना उसके खेत जो है वो हड़प लिए जाए और जो सेना है, जो आर्मी है, वो अपने बल पे उसका जितना भी अनाज है वो वहां से उठा ले। अब इस तरीके के रूमर्स फैले, लोग गुस्साए हुए पहले से थे, रेवोल्यूशन रिवोल्ट्स चल रहे थे ऑलरेडी। तो अटैक ऑन द चेटॉक्स गांव का जो वो छोटे छोटे, जैसे हमारी आज पुलिस चौकियां हर मोहल्ले में बनी हुई हैं, हर छोटे छोटे वार्ड्स में या एरिया में बनी हुई है ना, ऐसे उस टाइम पे जो फ्रांस में था 1789 के आसपास का जो टाइम था, वहाँ पे चेटॉक्स बोलते हैं, छोटे छोटे किले बनाए जाते थे जिसमें सेनापति रहता था, थोड़े से जो सैनिक थे वो वहाँ रहते थे। तो ये हर गांव में बनाया जाता था जिसको हम चेटॉक्स बोलते हैं, ठीक है। तो उस पर ही अटैक कर दिया गांव वालों ने, अपने जो चेटॉक्स होते हैं ना, जो छोटे छोटे किले जहाँ पे राजा अपना उस गाँव से जो भी उसको कमाई होती है, जो भी फसलें वो वहाँ से उठाता है, जो भी उसको किसान देते हैं, वहाँ अटैक कर दिया। या जो भी जो जिसने टैक्स नहीं पे किया, जैसे इस साल मान लीजिए बैड हार्वेस्ट की वजह से उसकी पूरी फसल खराब हो गई, तो उसने क्या किया कि हम आप इस बार नहीं दे पाते, हम अगले साल टैक्स दे देंगे, दोनों साल का मिक्स करके, ठीक है, इंटरेस्ट प्लस करके। तो वो सारे कागजात वहाँ रखे हुए थे कि इस व्यक्ति का इतना खेत है, इसने इतना टैक्स नहीं दिया, ये इतने साल और ज्यादा देगा, कम देगा, जो भी था, जो भी कागजात वहाँ रखे थे, गाँव वालों ने क्या किया, वहाँ गए, चेटॉक्स में हमला कर दिया, आग लगा दी, जितने भी जो भी कागज थे उसमें भी आग लगा दी, वहाँ जितना अन्न धन जो भी चीजें रखी हुई थी उनको वो वहाँ से लूट के अपने पास वापस ले आए। रिकॉग्नाइजेशन टू द असेंबली। अब लुइस को अब तक समझ में आ चुका था, जो वहाँ के किंग थे उनको समझ में आ चुका था कि अब ये जनता प्यार से मानने वाली नहीं है, अब ये टैक्स मैं बोलूँगा मुँह से, क्योंकि अब वो मेरी बात तो मान नहीं रही है, मुझे राजा तो समझ नहीं रही है। वो समझ गए थे कि अब वो मुझे राजा नहीं समझ रही, और लुइस 16 में कहीं ना कहीं नेशनल असेंबली की जो लोगों ने शपथ ली थी ना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की, उसके बारे में उन्होंने उनको रिकॉग्नाइजेशन दे दिया कि चलो भाई तुम अपनी असेंबली बना लो, अब वो कुछ नहीं करेंगे हम। 4 अगस्त 1789 का दिन था, अबॉलिशिंग ऑफ द फेडरल सिस्टम, सामंतवाद आपने सुना होगा, जमींदारी सिस्टम से, तो हम वहाँ के जमींदार हैं। इस तरीके से जमींदार मीन्स कि वो जो गांव है वहाँ का सबसे बड़ा जो हिस्सा है लैंड का वो उसके पास है, और उसके जो अंडर में जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं, और जो लोग काम कर रहे हैं वो उसको एक टैक्स के रूप में, या जिनके खेत वहाँ है वो उनको टैक्स के रूप में कुछ हिस्सा अपने फसल का या फिर पैसे से देते हैं। तो इस तरीके से 4 अगस्त 1789 को जो फेडरल सिस्टम है, सामंतवाद है, इसको खत्म कर दिया गया। लैंड ओन्ड बाय द चर्च वर confiscated by the reserve government acquired and the assets worth of rupees at least 2 billion livre। अब एक नई चीज हुई, लुइस 16 तो पीछे आ चुके थे ऑलरेडी, असेंबली बन चुकी थी। अब उन्होंने जब इस फेडरल सिस्टम को खत्म किया ना, और फेडरल सिस्टम कौन था वहाँ पे उस टाइम पे, टाइडे एंड टाइले, मैंने आपको बताया था धार्मिक कर लिए जाते थे। धार्मिक कर किस बेसिस पे लिए जाते थे कि जो जनता है वो धर्म के नाम पे अपने खेतों से कुछ हिस्सा जो है वो लाके चर्च को दे देगा, तो वो चर्च वाले जो है उनके बिल्कुल खत्म कर दिया। नेशनल असेंबली बनी ना, तो लोगों ने बोला यार भगवान को हम क्यों दें, भगवान तो हमको देने के लिए है, हम क्यों भगवान को एक हिस्सा दें, जिसको जितना मन है वो जाके वहाँ पे चढ़ाएगा। और ऐसे करके उन्होंने इस टैक्स को खत्म कर दिया, जिससे गवर्नमेंट के पास, नेशनल असेंबली के पास कितने पैसे आ गए 2 बिलियन लिवरे। लिवरे मैंने आपको पहले भी बताया था, जो फ्रेंच जो पैसा था ना 1789 के पहले, उसको हम लिवरे बोलते हैं। तो इस तरीके से ये एक
कॉन्स्टिट्यूशन चलता रहा। अब हम बात करेंगे कि हमारी जो फ्रेंच मोनार्की सिस्टम है, वो कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, आपका हेडिंग भी ये है कि द फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ये कैसे चल रही थी। एक तरफ तो लुई 16 राजा भी है और एक तरफ से नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन भी बना दिया है। तो ये कैसे चलेगी इसके बारे में पढ़ते हैं। ओके, तो हम अब आ रहे हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। फ्रांस जो है अब तक मोनार्की सिस्टम पे चल रहा था, लेकिन अब क्योंकि उसके पास एक कॉन्स्टिट्यूशन आ गया है जो कि नेशनल असेंबली वालों ने बनाया है 1791 में, ये बन के तैयार हो चुका है। तो अब फ्रांस क्या कैसे काउंट किया जा रहा है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है, क्योंकि इसके पास एक संविधान है, और मोनार्की मतलब अभी भी यहाँ पे जो राजा है लुई 16 वो अभी भी राज कर रहे हैं। तो दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चल रही है। चलिए, नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791 में उसने एक ड्राफ्ट पूरा बना के तैयार कर लिया कि ये नियम है, इस तरीके से नियम है, इस तरीके से राजा को चलना पड़ेगा, इस तरीके से प्रजा को चलना पड़ेगा, कौन कितने टैक्सेस देगा, इस तरीके की सारी बातें जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में आ चुकी हैं। मेन एम टू रिड्यूस द पावर ऑफ किंग। और इस नेशनल असेंबली का मेन मकसद क्या था, मेन मुद्दा क्या था ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, कि जो किंग है ना उसकी जो पावर्स हैं उनको कंट्रोल किया जा सके। कि किंग क्या करता था, अपनी मनमर्जी कर रहा था, किस बात पे, टैक्स लगाने में। तो इस तरीके से उसके जो काम है, उसकी जो अथॉरिटीज है, राइट्स है, उन पर कंट्रोल लगेगा, उसके ऊपर भी कोई होगा जो उसकी जांच और परख करेगा। नॉट मोनार्की बट कॉन्स्टिट्यूशनल। मोनार्की सिस्टम हम नहीं चलने देंगे। नेशनल असेंबली वालों ने क्या बोला है कि अब हम मोनार्की सिस्टम तो कैसे भी नहीं चलने देंगे, क्या चलाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल चलाएंगे। ठीक है, अब हमको नहीं चाहिए राजा का राज। और हमने 3 पार्ट्स में, आप अपनी बुक में देखेंगे आपके पास एक पिक्चर भी बनी हुई है। तो जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, मैंने आपको बताया न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, इन 3 पार्टों में उन्होंने अमेरिका जो मॉडल था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपने आप को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। लेकिन अभी भी इन्होंने एक चीज के लिए, देखिए जिसके हाथ में पावर होता है ना बच्चों, को अपने को ही मजबूत बनाना चाहता है। अब यहाँ थर्ड स्टेट वालों ने भी एक गेम खेला, जैसे पहले राजा ने कहा था ना कि फर्स्ट सेकंड स्टेट वालों का एक वोट हो गया और थर्ड स्टेट वालों का भी एक वोट हुआ। इसी तरीके का अब एक नया गेम खेला, किसने, थर्ड स्टेट के जो अमीर लोग थे, जो सबसे ऊपरी ओहदे पे थे ना, जो अभी तक जो एक लीडर की तरह काम कर रहे थे, उन्होंने अभी एक नया गेम खेला। आपको बताती हूँ अब ये क्या नया गेम था। चलिए, ये आप समझ गए, जुडिशियल, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। यहाँ पे देखिए, आप देखिए नेशनल असेंबली में 745 मेंबर्स होने चाहिए। यहाँ नीचे से पढ़ते हैं, इसको नीचे से पढ़ेंगे, ऊपर आएंगे तो समझ में आएगा। बाय सिटीजन, वोट कौन देता है, नेशनल असेंबली आ गई, कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, इट मीन की डेमोक्रेसी की जो शुरुआत है वो ऑलरेडी हो चुकी है। तो बाय सिटीजन, सिटीजन वोट दे रहे हैं, वोट कौन दे रहा है, सिटीजन दे रहे हैं। बट यहाँ सिटीजन कितने तरीके के हैं, 2 तरीके के, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव पैसिव पढ़ते हैं ना इंग्लिश में, तो एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव वो सिटीजन्स हैं जिन जो कि अपने 3 दिन की जो मजदूरी है ना, वेजेस, उतना टैक्स, किराया, अपना जो टैक्स है वो गवर्नमेंट को देते हैं। समझिएगा बहुत ध्यान से इस चीज को। एक्टिव में कौन आ रहे हैं, एक्टिव सिटीजन्स में वो सिटीजन जो कम से कम 3 दिन की सैलरी, अपनी 3 दिन की वेजेस वो टैक्स के रूप में सरकार को पे करते हैं, वो आ गए एक्टिव सिटीजन। और दूसरे दिए हैं पैसिव सिटीजन। पैसिव सिटीजन कौन है, अब जैसे मान लीजिए आपके घर में आपके जो फादर हैं वो कमाने वाले हैं, उनको सैलरी मिलती है, तो वो टैक्स दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपकी मदर नहीं दे रही है, वो हाउसवाइफ है, वो नहीं दे रही है, तो वो किस सिटीजन में काउंट की जाएंगी, वो काउंट की जाएंगी पैसिव सिटीजन में। जो टैक्स पेड नहीं था ना, जो टैक्स पे नहीं करता था, उसको पैसिव सिटीजन में की कैटेगरी में डाला गया। एक्टिव सिटीजन जिसका नाम रजिस्टर्ड है, जो 3 दिन की वेजेस अपनी टैक्स के रूप में पे कर रहा है, थर्ड स्टेट में वही वोट दे सकता है। वोट कौन दे रहा है, सिटीजन दे रहे हैं। सिटीजन कौन थे, 90% लोग, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया है, 90% लोग कहाँ के हैं, थर्ड स्टेट के हैं। आगे बात समझ में, चलिए, तो ये सिटीजन हम समझते हैं। एक्टिव और पैसिव 2 तरीके के सिटीजन है, टैक्स पेयर और नॉट टैक्स पेयर। इन्होंने वोट दिया, किसको दिया, इन्होंने चूज किया इलेक्टर्स को, रिप्रेजेंटेटिव्स को। कितने हैं वो, 50,000 मेंबर्स हैं पूरे फ्रांस में, क्योंकि हो रहा है ना अब तो पेरिस तक, लेकिन बात किसकी हो रही है, पूरे फ्रांस की हो रही है। तो
मेंबर्स को वहाँ पे चूज किया गया। उन 50,000 ने चूज किया नेशनल असेंबली के लोगों को, नेशनल असेंबली के मेंबर्स को। वो मेंबर्स कितने होते थे? 745 मेंबर्स। कितने होते थे वो? 745 मेंबर्स। अब देखिए यहाँ गेम समझिएगा, ये सिटीजन है, इन्होंने इनको चूज किया, इन्होंने इनको चूज किया। अभी जो नेशनल असेंबली है ना, ये किसमें आती है? ये आती है व्यवस्थापिका में। व्यवस्था देख रही है पूरे देश की, है किसी को हिलने डुलने नहीं दे रही अपनी जगह से। व्यवस्थापिका दे रही है किसके ऊपर? कार्यपालिका के ऊपर। कार्यपालिका में कौन आता है? एग्जीक्यूटिव में किंग आता है। अब ये किंग और मिनिस्टर्स है, पहले से काम कर रहे हैं, नोबल्स है ना, हमने पहले बताया था, राजशाही या उनके दरबार के जो ऊपरी होते के मिनिस्टर्स हैं, लोग हैं। इस मीन्स कि ये नोबल्स हैं, ठीक है। इनके ऊपर कंट्रोल किसका है? ये देखिए एरो बनाया है, किंग का कंट्रोल है, और मिनिस्टर्स के ऊपर भी नेशनल असेंबली का कंट्रोल है। और नेशनल असेंबली में कितने लोग हैं? 745 मेंबर्स हैं। लास्ट में यहाँ आ जाता है हमारा जुडिशरी सिस्टम, जज। इसको जो एक्टिव लोग हैं ना, इसको अलग से चूज करते हैं। यहाँ पे ये अलग से चूज हो रहे हैं और ये अलग से चूज हो रहे हैं। और किंग कैसे है? किंग तो बाय बर्थ बनता चला ही आ रहा है अपने आप से। तो ये सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद भी अभी भी फ्रांस में चल रही थी। आप देख रहे हैं किस तरीके से लोग गेम खेल रहे हैं। मतलब अभी तक तो थर्ड स्टेट किस लिए लड़ रहा था कि भाई टैक्स मत लगाओ। अब किस लिए लड़ रहा है कि जो टैक्स पे कर रहा है ना, सिर्फ वही हमें वोट दे सकता है। ये भी तो पार्शियलिटी कर रहे हैं, ये भी तो बांट दे रहे हैं कि भाई जो पैसे देने का दम रखता है, जो निचले तबके के मजदूर हैं, जो सिर्फ कमाते हैं और खाते हैं, जो टैक्स पे करने की जिनकी हिम्मत नहीं है, जिनके पास पैसे नहीं है, वो क्या करें? वो भैया हटो यहाँ से, वो पैसिव में आ जाओ। महिलाएं जो है वो किस में आएंगी? पैसिव में आ जाएंगी, और उनको बिल्कुल किनारे कर दो, उनकी कोई वैल्यू मत रखो। चलिए बच्चों, तो बहुत सारे टॉपिक हमने क्लियर किए, बहुत कुछ हम समझे। मोनार्की सिस्टम से हम कॉन्स्टिट्यूशन तक पहुंच चुके हैं अपने सेशन में। तो अब इस सेशन, क्योंकि ऑलरेडी ये वाला वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, तो अब इसको यहीं तक करती हूँ। और इसके आगे अब हम नेक्स्ट सेशन में बढ़ेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो 9th क्लास की हिस्ट्री के सब्जेक्ट्स है ना, जो चैप्टर्स हैं, ये बहुत लेंथी हैं, तो इसलिए इनको ज़्यादा नहीं घुमाते हैं। और हम अपने नेक्स्ट सेशन से पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके आगे की और क्या होता है, कैसे जो नेपोलियन है उनकी एंट्री होती है फ्रांस में, और फिर क्या होता है, और किस तरीके से अभी जो फ्रांस है वो अभी भी जूझ रहा है, अभी वो फ्री नहीं हुआ। क्योंकि जो राजा है ना फ्रांस का, वो अभी भी सोच रहा है कि अभी कैसे हम अपनी जो पीपल है, जनता है, उनके ऊपर कैसे हम कब्जा कर सकते हैं। अभी भी वो अपने दिमाग को चला रहा है। तो और कैसे उसको फांसी दी जाती है देशद्रोह के का नाम लगा के, इस तरीके की बातें हम पढ़ेंगे। एक गुलेटिन के बारे में पढ़ेंगे, जो एक मशीन है जिससे लोगों का सर कलम किया जाता है। इस तरीके की बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, बहुत मजेदार चीजें हैं जो हम अपने नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। तो डोंट फॉरगेट टू सी द नेक्स्ट सेशन, और देखते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। चलिए, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।